हाँ, तो आज का टॉपिक क्या है हमारा? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन? कंजर्व करना, है ना। उससे पहले हमको क्या पढ़ना है? लॉस, थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ना है, जो कि हमने कल सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी थी, उसकी स्टेटमेंट पढ़ा था, एप्लीकेशन नहीं देखा था हमने। थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? कल बताया था मैं। व्हाट इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन? एनी एक्शन एंड रिएक्शन। क्या बोली? एवरी एक्शन और रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, कोई भी अगर आप एक्शन करते हो तो इसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। जो डाउट होगा कल पूछ लेना, अभी नोट करते तो। क्लियर है? जो भी अगर आप एक्शन करते हो तो उसका क्या हो जाता है? आपको रिएक्शन मिलता है। जैसे कि गलत दवाई खा लो, आपने एक्शन किया। एक्शन करना ये थोड़ी ना होता है कि भैया अक्षय कुमार टाइप फाइट करना। एक्शन मतलब क्या होता है कि कोई भी काम करना। एक्शन मतलब क्या होता है? कोई भी काम करना, है ना। तो हमने दवाई खाई, कौन सी खा ली? चूहे की दवाई खा ली, चूहा मारने की, या फिर एक्सपायरी वाली दवाई खा ली गलती से, है ना। घर में दवाई पड़ी थी, मेडिसिन पड़ी थी, चेक नहीं की, एक्सपायरी हो गई कि क्या हो गई है, खा लिए। अरे दवाई ना खर्चा करके लाए हैं, वसूलना तो ज़रूरी है ना, ख़त्म तो करना है। ये नहीं कि चेक करके खा रहे हैं। तो बिना चेक किए सिद्धांशु भैया खा लिए, एक्शन किया उन्होंने, क्या होगा उसका? रिएक्शन होगा। ज़रूरी है मर जाएगा, रिएक्शन होगा उसका। या तो बॉडी पे इन्फेक्शन होगा, कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी। तो रिएक्शन मतलब समझ में आया? एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्लियर है? तो ये जो है, ये चीज़ कहाँ पे अप्लाई होती है, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है? कौन बता सकता है? एप्लीकेशंस क्या क्या है? एस्टन की बुक। क्या क्या एप्लीकेशंस है थर्ड लॉ ऑफ मोशन के? कौन कौन बताएगा? चलते हैं जमीन में चलते हैं। जमीन में चलते हैं तो कौन हवा में चलता है? नहीं सर, उसमें भी होता है। हम जमीन के ऊपर एक्शन लगाते हैं तो जमीन हमारे ऊपर एक्शन लगाती है। तो जमीन में ही चलना, वो ये ऐसा ही, ऐसे जमीन पे चलते हैं, ऐसे मतलब क्या है? चलना, नॉर्मल वॉक करना। ठीक है, तो हाउ डू वी वॉक, ये पूछा जाता है क्वेश्चन आपसे कि हम कैसे वॉक करते हैं। ठीक है, इसका आंसर आपको बुक में मिल जाएगा, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर दूंगा कि जब भी हम वॉक करते हैं तो हम क्या करते हैं। जब भी हम वॉक करते हैं, हम नॉर्मली ऐसे वॉक करते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे तो वॉक नहीं करते हैं। दिस इज नॉट वॉकिंग, दिस इज कॉल्ड जंपिंग, डांसिंग। तो जब हम नॉर्मल वॉक करते हैं तो हमारा जो फीट है, सामने वाला सबको दिख रहा है, ये जो मेरा फीट है, ये क्या करेगा? इसको फोर्स अप्लाई करेगा ग्राउंड पे। तो जैसे ही फोर्स अप्लाई करेगा तो उतना ही इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन कौन देगा? ग्राउंड उसको देगा। तो वो उसको धक्का मारता है, पुश करता है, तब फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर ये वाला पैर रखते हैं, फिर ये वाला पैर भी ऐसे ही क्या करता है? इसको पुश करता है, ढकेलता है जमीन को अंदर की तरफ। आप ढकेलते हो, हमको दिखाई नहीं देता है, पर एक्चुअल में उसमें क्या होता है? कंप्रेशन होता है। उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? कंपन करने लगते हैं, वाइब्रेट होने लगते हैं। ठीक है, उसी को बोलता है मूवमेंट। जो मैं कल बोल रहा था फोर्स के डेफिनेशन में, मूवमेंट, तो यही भाषा है मूवमेंट की। तो जो उसके पार्टिकल्स हैं वो क्या होने लगते हैं? वाइब्रेट होने लगते हैं, दैट इज कॉल्ड मूवमेंट। तो हमने क्या किया? फोर्स अप्लाई किया, एक्शन लगाया, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन कौन अप्लाई करेगा? अर्थ, हमारे फीट पे। फिर हम क्या करेंगे? इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन के कारण आगे बढ़ते जाते हैं, तभी हम वॉक कर पाते हैं। क्लियर है? हाउ डू वी वॉक, क्लियर है? तो थर्ड लॉ वहाँ पे अप्लाई हुआ। हाउ डू वी स्विम, हम स्विम कैसे करते हैं? थोड़ा सब्र करेंगे भाई साहब, बताऊंगा ना एग्जाम्पल यार। ठीक है, तो और क्या बताए? हाउ डू वी स्विम, जब हम स्विम करते हैं, यहाँ पे वॉक की जगह आप स्विम भी लिख सकते हो। कैसे स्विम करते हैं हम? पानी पे फोर्स लगाते हैं। हम ऐसे स्विम करते हैं। स्विम करने का तरीका क्या है? ऐसा। तो ऐसा स्विम करने से क्या होता है? ये मैंने हाथ ऐसे लगाया, पानी पे फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करके पानी को पीछे ढकेला। पानी को जब मैं पीछे ढकेला तो पानी मेरे ऊपर क्या करेगा? फोर्स अप्लाई करेगा, रिएक्शन अप्लाई करेगा। मैंने किया एक्शन, तुम लोग को दिखा रहा हूं एक्शन करके, एक्शन, और पानी मेरे ऊपर क्या करेगा? रिएक्शन। ठीक है, तो रिएक्शन करेगा, तो रिएक्शन
और डेफिनेशन क्या है थर्ड लॉ की कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इक्वल मतलब जितना हम फोर्स अप्लाई करेंगे, जितना हम एक्शन करेंगे, उतना ही इक्वल अमाउंट पे हमारे ऊपर रिएक्शन अप्लाई होगा। इज इट क्लियर? और ऑपोजिट मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में। देखो हम ऐसे करते हैं, हम पीछे की तरफ पानी को ढकेलते हैं और पानी हमको कहाँ ढकेलता है? आगे की तरफ। क्लियर है? अच्छा, कल मैं बोल रहा था ना, एक क्वेश्चन मैं भूल गया हूँ। ट्रेन से उतरते समय, ठीक है, ट्रेन से उतरते समय हम जब कूदते हैं, कभी कभार आप लोग, अगर आप लोग के साथ हुआ है कि नहीं केस हमको को नहीं पता, पर मेरे साथ तो हुआ है कि ट्रेन जो है क्या होता है कि चलते चलते ट्रेन से जब हम उतरते हैं, चलती हुई ट्रेन से, तो क्या बोला जाता है? चलती हुई ट्रेन से कभी नहीं उतरना चाहिए। क्यों? क्योंकि गिर जाते हैं, चोट लग जाती है। तो फिर चलती हुई ट्रेन से एक उतरने का एक तरीका है। क्या उतरने का तरीका है कि चलती हुई ट्रेन से अगर आप ऐसे नॉर्मली जंप करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा चोट लग जाएगी। और अगर चलती हुई ट्रेन से जिस डायरेक्शन में ट्रेन चल रही है उसी डायरेक्शन में अगर आप उतरते हो और दौड़ते हुए उतरते हो तो आपको कुछ नहीं होगा, पर शर्त ये है कि ट्रेन की स्पीड कम होनी चाहिए, है नहीं? पता चला 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और स्टंट मारने की कोशिश कर रहे हैं। ये हनी भैया बोलेगा, जैसा सर बोलते हैं वो तो सही होता है, पहले ही बोलता है वो, है ना? तो बोल देगा हनी भैया, सर ने तो बोला था ऐसे उतर के देखना, दौड़ के उतरना, तो कुछ नहीं होगा। तो स्पीड जो है बहुत कम होती है। कई लोगों को देखोगे ना ट्रेन में प्लेटफॉर्म में उतरते हैं दौड़ते हुए, तो आपको जब भी ऐसा उतरना पड़े तो आप याद रखना दिमाग में कि अगर उतरना है चलती हुई ट्रेन से तो हमको ऐसा उतरना है जिस डायरेक्शन में ट्रेन चल रही है उसी डायरेक्शन में दौड़ते हुए उतरना है। इसका रीज़न क्या है? अगर आप ऐसे क्या करते हो, पैर रख के उतरते हो, क्योंकि ट्रेन चल रही है, ट्रेन चलने के साथ साथ हमारी बॉडी किस में है? मोशन में है। और आप सडनली ऐसे पैर रख रहे हो तो आप तो भैया रेस्ट पे रख रहे हो, है ना? तो आपकी बॉडी रेस्ट पे आ पाई क्या? अपर बॉडी तो रेस्ट पे नहीं आई ना, तो इसलिए क्या हो जाओगे? आप ढुलक जाओगे, हो सकता है ट्रेन के नीचे घुस जाओ। कई एक्सीडेंट ऐसे हुए हैं, है ना? या तो जान चली जाती है या तो हाथ पैर कट जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए सोच समझ के पहली बात तो करना ही मत। ठीक है, कृपया करके ऐसे स्टंट ना करें। ठीक है, और अगर ऐसा बाय चांस कभी हो जाता है मजबूरी में, तो आपको याद रखना है कि ट्रेन के स्पीड में, मतलब जैसा ट्रेन जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में आपको ऐसे, जैसे गेट है, ये गेट को पकड़े और ऐसे पैर दौड़ते हुए उतरे। ठीक है, कैसे उतरना है? दौड़ते हुए उसी डायरेक्शन में, ताकि आपको चोट न लगे। तो वो कौन सा रीज़न था? इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण था। चढ़ने में भी वही रूल अप्लाई होगा? हाँ, चढ़ने में भी वही रूल अप्लाई होगा कि भैया आपको दौड़ते हुए, पहले दौड़ते हुए जाना है, ऐसे 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 ऐसे। वो देखे होगे ना तुम लोग, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे वाला, है ना? चेन्नई एक्सप्रेस में जो करता है शाहरुख खान, ऐसे हाथ देता है, तो वो क्या होती है? दौड़ते 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 हुए आती है और फिर हाथ देती है और फिर चढ़ते हैं, है ना? ऐसे खड़े होके चढ़ोगे, होशियारी मारोगे तो ट्रेन के साथ गिर जाओगे। क्लियर है? तो कल ये एग्जांपल मेरा बताना भूल गया था क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन समझ में आया कि कैसे हम वॉक करते हैं, कैसे स्विंग करते हैं। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, आपको हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है एक ऑब्जेक्ट में अप्लाई होता है या दो ऑब्जेक्ट? कौन कौन दो बोल रहे, कौन कौन एक बोल रहे? रेज योर हैंड फॉर वन ऑब्जेक्ट। वन ऑब्जेक्ट वाले रेज योर हैंड। थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो एक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होता है कि दो ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होता है? तो एक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होगा कि दो? एक वाले तो एक ही हाथ उड़ाई, दो वाले हाथ उड़ाओ। क्यों दो? हाँ जी, एक ऑब्जेक्ट होगा कि दो ऑब्जेक्ट होगा? दो ऑब्जेक्ट होंगे। एक ऑब्जेक्ट कैसे होगा? ये भाई साहब लोग कैसे एक ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं? मैं अपने आप को ही थप्पड़ मारूंगा, फिर इधर से बदला लेने के लिए मैं अपने आप को ही थप्पड़ मारूंगा, ऐसा होगा क्या? हद हो गई। जब आप एक्शन करोगे, एक्शन किसी और पे करोगे, तभी तो वो आपको उल्टा एंड ऑपोजिट रिएक्शन देगा। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन किस पे होता है? दो ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई होता है, एक ऑब्जेक्ट पे नहीं होता है। क्लियर है? हम वॉक कर रहे हैं तो क्या अपनी पैर पे वॉक कर रहे हैं क्या?
अर्थ पे वॉक कर रहे हैं, हमने एक्शन किया अर्थ पे और अर्थ ने हमको क्या दिया, रिएक्शन दिया, तभी हम वॉक कर पा रहे हैं। स्विम कैसे कर रहे हैं, पानी पे हमने एक्शन किया तभी वो हमको उल्टा रिएक्शन दिया। तो 2 ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क का, सब 1 ऑब्जेक्ट ही लिखते हैं, इसीलिए मैंने आज पूछा। नेक्स्ट, व्हाई द गन रिकॉइल, व्हाई द गन रिकॉइल, ये क्वेश्चन है। गन जो है वो रिकॉइल क्यों करता है, रिकॉइल मतलब झटका देना, जर्क देना, ठीक है। कभी भी गन चलाते हैं, देखे होगे आप लोग सोल्जर्स लोग तो कैसे चलाते हैं, ऐसे शोल्डर पे रख के चलाते हैं, ठीक है। या वो वाली गन जो रहती है पिस्टल वगैरह, वो ऐसे हाथ पे दोनों हाथ से पकड़ के ऐसे चलाते हैं। कोई भी ऐसे नहीं मारता है, ढा ढा ढा, वो मूवीज़ वगैरह में दिखाते हैं ऐसे। पर वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, सोल्जर्स लोगों को रियल में भी ऐसा करते हैं, सिंगल हैंड से मारते हैं, पर उनका हैबिट हो जाती है, उनको पकड़ने का तरीका आ जाता है। अब तुम नए नए जाओगे, ट्रेनिंग में गए, मूवी में तो देख के आए सलमान खान भैया ऐसे करते हैं, मैं भी ऐसे निकालूंगा, हाँ जैसे ऐसे मारोगे धड़ गए, आपका हाथ ये जो फ्रैक्चर हो जाएगा शोल्डर। क्यों, क्योंकि जिस फोर्स से आप गन को, बुलेट वहाँ से रिलीज होती है गन से, जितने फोर्स से उतना ही इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन आपको वहाँ पे गन पे मिलेगा। और गन जो है आपको यहाँ पे क्या करेगा, सीधा रिस्ट को फ्रैक्चर कर देगा। इतना जोर से वो क्या करता है, जर्क लगाता है, या तो ये फ्रैक्चर हो जाएगा या तो आपका ये शोल्डर फ्रैक्चर हो जाएगा। इसलिए बड़ी बड़ी जो गन रहती है वो यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग शोल्डर पे रखते हैं ऐसे, ठीक है, ताकि हमको जर्क लगे तो हम ज़्यादा हिल ना पाए। और ऐसे नॉर्मली ऐसे पकड़ के ऐसे गन मारोगे तो सीधा फेंका जाओगे। क्लियर है। तो इसलिए यहाँ पे सपोर्ट रख के गन चलाई जाती है, दाएं दाएं। और दोनों हाथ से क्या पकड़ के क्यों चलाते हैं, क्योंकि यहाँ से हमको जर्क कम लगे। अब देखो आप दोनों हाथ से फोर्स लगा रहे हो, जर्क लगेगा तो बच जाएगा दोनों हाथ में, थोड़ा थोड़ा लगेगा, पर वो उतना चलता है। क्लियर है। तो व्हाई द गन रिकॉइल आपसे पूछा जाएगा, ड्यू टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जब हम गन से बुलेट रिलीज करते हैं तो हमने क्या किया, एक्शन किया, तो उतना ही इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन देगा कौन, बुलेट गन के ऊपर। तो गन के ऊपर रिएक्शन लगेगा, मतलब किसके ऊपर लगेगा, हमारे ऊपर। नेक्स्ट, द फ्लाइंग ऑफ जेट एरोप्लेन्स एंड रॉकेट्स, जेट एरोप्लेन्स एंड रॉकेट्स, इसमें कैसे थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई होगा। जो जेट एरोप्लेन्स है वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा, में क्या होता है, बर्न फ्यूल होता है, फ्यूल जो है बर्न होता है, उल्टा बोल दिया, फ्यूल जो है वो क्या होता है, बर्न होता है। तो फ्यूल बर्न होने से वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा ट्रेमेंडस अमाउंट में एनर्जी निकलती है। कौन सी एनर्जी, हीट एनर्जी। देखे हो बहुत सारा धुआं निकलता है। आप कैसे बोलते हो कि वो रॉकेट जा रहा है, कैसे बताते हो, वो धुआं निकलता उसके पीछे पूरा स्मोक निकलते जाता है पूरा ऐसा, ठीक है। तो वो स्मोक के कारण जितना वो रिएक्शन से, एक्शन से वो निकलेगा उतना ही रिएक्शन देगा, किसके ऊपर, रॉकेट के ऊपर। तो इसलिए रॉकेट ऊपर जाता है, जेट एरोप्लेन्स ऊपर जाते हैं, रॉकेट्स भी ऊपर जाते हैं। तो ये भी क्या होता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है। क्लियर है। बोट और शिप से अगर आप जंप करते हो तो वहाँ पे भी थर्ड लॉ अप्लाई होता है। जैसे मान लो नॉर्मल बोट से आप क्या कर रहे हो, जंप कर रहे हो, तो कॉर्नर पे खड़े होकर ऐसे जंप करोगे, तो जंप करोगे, बोट किस साइड जाएगा, पीछे जाएगा, क्योंकि हम पैर से क्या करेंगे, उसमें एक्शन अप्लाई करेंगे, फिर वो हमको क्या देगा, रिएक्शन देगा, तभी हम जंप कर पाएंगे। क्लियर है, सारी चीजें क्लियर है। नहीं तो टाइटैनिक पोज करके देख लेना जाके शिप में, पता चल जाएगा। होस पाइप क्या होता है, टन 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 टन, फायर ब्रिगेड की जो वेन होती है, गाड़ी होती है, ठीक है, उसमें क्या लगा रहता है, होस पाइप लगा रहता है। क्या लगा रहता है, होस पाइप लगा रहता है। वो होस पाइप इतना मोटा होता है, वहाँ से जो पानी निकलता है इतने फोर्स से निकलता है कि वो एक्शन निकल रहा है तो उल्टा ऑपोजिट वो क्या करता है, रिएक्शन अप्लाई होता है। उल्टा एंड ऑपोजिट क्या होता है, रिएक्शन अप्लाई करता है, जिसके कारण होस पाइप को संभालना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए देखे हो कि 4 लोग एक साथ पकड़ के उसको पाइप को क्या करते हैं, आग बुझाने का काम करते हैं। अदरवाइज छोड़ दोगे ना तो उसके साथ सिंगल पर्सन अगर कोई पकड़ेगा ना तो उसके साथ उड़ जाएगा ऐसे इधर उधर। कभी नॉर्मल पाइप जो है घर में लगा के नल में
और अगर फोर्स आपने फुल फोर्स से नल को चालू कर दिया, कभी देखे हो पाइप कैसे होता है, जुम 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 जुम, जैसे नागिन की तरह, सांप की तरह क्या होता है, ऐसे ऐसे नाचने लगता है। तो वो नॉर्मल इतना पतला पाइप, और वो तो जो होस पाइप होता है वो क्या होता है, इतना हैवी होता है, उसको पकड़ना कितना मुश्किल होता है। तो नॉर्मल अगर आर्यन को वो पाइप पकड़ा दिया जाए, जस्ट इमेजिन दिखेगा ही नहीं, व्हाट विल हैपन। सर 1 किलोमीटर दूर जाके गिरेगा। वो पाइप के साथ से उड़ रहा है, इधर से उधर, ओए 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 ओए, मस्त हवा में उड़ेगा। तो इसलिए उसको 4-5 लोग मिल के पकड़ते हैं, ठीक है, ड्यू टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन। पुलिंग कार्ट, जो पुलिंग, हॉर्स पुलिंग जो है, हॉर्स कार्ट देखे हो ना, है ना, तो हॉर्स कार्ट जो है वो भी क्या होता है, हॉर्स जो है आगे की तरफ क्या करता है, वो पहले अर्थ पे क्या करता है, एक्शन अप्लाई करता है, फिर एक्शन रिएक्शन होता है, तो वो आगे की तरफ बढ़ पाता है, ठीक है। अब वो बढ़ता है तो आपका जो कार्ट है वो भी उसके साथ साथ आगे बढ़ती है। घोड़ा गाड़ी देखे ना अपन, वो भी आगे बढ़ती है। अब मान लो व्हील निकाल दिया तो गाड़ी आगे बढ़ेगी, क्यों नहीं बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा क्या होगा, फ्रिक्शन अप्लाई हो जाएगा वहाँ पे, क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन। वहाँ से अगर हम टायर निकाल दें व्हील का, तो फ्रिक्शन अप्लाई होने के कारण गाड़ी जो है बहुत मुश्किल से बढ़ेगी। क्लियर है। तो यहाँ पे थर्ड लॉ ऑफ मोशन के एप्लीकेशन क्लियर है आप लोग को। एवरी एक्शन हैज, कितने ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक ऑब्जेक्ट पे कभी नहीं होता है। क्लियर हुआ बेटा अच्छे से। नेक्स्ट आपका टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हेडिंग डालिए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। व्हाट इज मोमेंटम? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। कल पढ़े थे हम मोमेंटम P, जिसका फॉर्मूला होता है m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। याद रखना है, जिसकी यूनिट क्या होती है, kg मीटर पर सेकेंड, याद रखना है, ठीक है। अब इसको हमको कंजर्व कैसे करवाया जाता है। कंजर्वेशन मतलब, इसका स्टेटमेंट लिख लो पहले, मोमेंटम neither be destroyed nor be created. It can be only transformed from one body to another body, one body to another body, ठीक है। ये स्टेटमेंट है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। मोमेंटम जो है ना तो उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना तो उसको क्रिएट किया जा सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होता है, ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो मोमेंटम नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। क्लियर है। चलिए अब ये कैसे अप्लाई होता है वो देखते हैं। मान लेते हैं हम दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, रोशन जाइए आप। हम दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, एक बड़ा ऑब्जेक्ट है और एक छोटा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसका मास है m1, तो बड़ा ले लेता हूँ, कैपिटल M ले लेता हूँ मास, और इसका स्मॉल है, तो बड़ा और छोटा समझ में आ जाएगा। अब इसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी, ये दोनों ही ना सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। होता है ना, हनी कैसे तुम लोग के साथ तंग करता है, यहाँ से छुट्टी होने के बाद आर्यन बेचारा चुपचाप अपना जाता है, पीछे से जाके उसको हनी ठोक देता है कि नहीं, कहाँ जा रहा है, साथ में चल, अकेले अकेले क्यों भाग रहा है। तो वहाँ पे क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे होता है, देखो ये हनी है भारी भरकम, ये आर्यन बेचारा छोटा प्यारा सा नन्ना सा, दोनों ही क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये बेचारा चुपचाप अपने घर जा रहा था, पीछे से आके इसको ठोकने लग गया, कौन, हनी ठोकने लग गया। तो ये हो गया यहाँ पे इनका कोलिजन, इसको क्या बोलेंगे, कोलिजन, ठीक है। ये हुआ कोलिजन, ये प्यार दोनों के बीच में, ये बिफोर कोलिजन,
अब आफ्टर कोलिजन क्या होगा बताइए। सर एम जो स्मॉल एम है उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी और छोटे बड़े एम की कम हो जाएगी। दोनों की स्पीड चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे? सेम डायरेक्शन में जाएंगे। भैया आर्यन हनी को नहीं ठोक रहा है, हनी आर्यन को ठोक रहा है, तो सोचो ना थोड़ा सा। आर्यन अगर हनी को ठोकता तो आर्यन बेचारा पीछे फेंकाता, हनी ठोक रहा है आर्यन को, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों ही आगे जाएंगे ना, तो दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ये है आपका आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन, इज इट क्लियर? अब देखिए, बिफोर कोलिजन इसकी स्पीड मान लो u1 है वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, और इसकी u2, ठीक है। कैपिटल U स्मॉल u लिख दूं क्या? नहीं, u1 लिखते हैं, बुक में u1 u2 करके दिया है, उसी कर लो। इसको भी m1 m2 कर लो, फिर तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। अरे बाप रे, मंगनी वाले ने लोग सब, ठीक है। कोलिजन हुआ, इन दोनों की स्पीड क्या हो गई? चेंज। आफ्टर कोलिजन चेंज हो जाएगी, तो इसकी कितनी हो जाएगी? v1 v2, फाइनल वेलोसिटी दोनों की। क्लियर? समझ में आया डायग्राम? अब हमको देखना है यहाँ पे कंजर्व कैसे हुआ, ठीक है। कैसे होगा कंजर्व? एक्सलरेशन बताइए सबसे पहले। एक्सलरेशन ऑफ हाँ, देखिए क्या होगा। ये m1 जो है m2 से टकराया, कुछ फोर्स लगाया उसके ऊपर, फोर्स लगाया तो उसका एक्सलरेशन चेंज हुआ, ठीक है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी चेंज हुई। तो वेलोसिटी चेंज हुई तो उसका एक्सलरेशन फाइंड आउट करते हैं। तो a2 ड्यू टू फोर्स ड्यू टू F1, है ना। F1 मतलब फर्स्ट वाले ने फोर्स अप्लाई किया सेकंड वाले के ऊपर, तो सेकंड वाले की वेलोसिटी चेंज हुई तो उसका एक्सलरेशन कितना होगा? तो एक्सलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? मास होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो उसके कितने टाइम के लिए उसने उसको फोर्स लगाया? t टाइम के लिए हम मान लेते, तो इसलिए v माइनस यू अपॉन टी। अब F1 जो है फोर्स लगाया, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू एक्सलरेशन। यहाँ पे एक्सलरेशन आप कौन सा लगाओगे? a2, और यहाँ पे क्या होगा? m2, ठीक है। तो F1 इज इक्वल टू m2, a2 की जगह पे क्या लिखूंगा? v माइनस यू अपॉन टी। क्लियर है? अब जैसा कि हमने पढ़ा है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, जितना एक्शन ये करेगा इसके ऊपर उतना ही रिएक्शन वो भी करेगा। आर्यन गुस्सा करेगा, रुक तेरे को बताता हूँ, भले वो उसको मार नहीं पाएगा पर थोड़ी देर के लिए रिएक्शन तो जरूर दिखाएगा ना, रुक तेरे को बताता हूँ, ठीक है। तो रिएक्शन करेगा उसके ऊपर, मतलब ऑपोजिट फोर्स अप्लाई करेगा। तो कौन सा फोर्स अप्लाई करेगा? 2 जो है किस पे अप्लाई करेगा? 1 पे। तो अब आप A1 बताइए, ड्यू टू F2 कितना होगा? अच्छा v u लिख रहे हैं हम, तो यहाँ पे v2 u2 होगा, बाय मिस्टेक, और यहाँ पे v1 u1 अपॉन टी। जितने टाइम के लिए वो उस पर फोर्स लगाएगा उतने टाइम उसके लिए भी लगाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे F2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m1 इंटू a1, है ना, क्योंकि फोर्स जो है सेकंड वाला किस पे अप्लाई कर रहा है? फर्स्ट वाले पे। F2 इज इक्वल टू m1 इंटू v1 माइनस u1 अपॉन टी, ठीक है। अब हमको पता है बाय थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्या बताया था मैं? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो ये एक्शन लगाया किसने? 1 ने। F1 ने एक्शन लगाया किस पे? 2 पे लगाया, तो F2 भी लगाएगा उस पे इक्वल रिएक्शन, तो इक्वल होगा, पर इक्वल के साथ साथ ऑपोजिट डायरेक्शन लगाएगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे हम? माइनस। तो F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस F2। F1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, m1 इंटू v1 माइनस u1 अपॉन टी इज इक्वल टू माइनस m2 इंटू, उल्टा लिख रहे हैं क्या? तुम लोग बताते नहीं हो यार।
सब उतरे। ठीक है, यहाँ से देखो टी और टी कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, m2v2 माइनस m2u2 इज इक्वल टू माइनस m1v1 माइनस माइनस प्लस m1u1। क्लियर है? यस सर। देखिए ये कौन सा मोमेंटम है? फाइनल मोमेंटम किसका? सेकेंड ऑब्जेक्ट का। कौन था सेकेंड ऑब्जेक्ट? आर्यन, है ना? और ये किसका? ये क्या चीज है? इनिशियल मोमेंटम किसका? आर्यन का। ये क्या चीज है? फाइनल मोमेंटम किसका? हनी का। ये क्या चीज है? इनिशियल मोमेंटम हनी का। क्लियर है ना? U दिखा मतलब इनिशियल मोमेंटम, V दिखा मतलब फाइनल मोमेंटम। इसको इधर ले आओ, तो m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा? m1u1 प्लस m2u2। यस ये वाले को इधर लेके जाएंगे, ये वाले को इधर, ये इधर आ माइनस है, इधर आके क्या हो गया? प्लस। ये माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस। अब देखो टोटल फाइनल मोमेंटम, टोटल फाइनल मोमेंटम, है ना? इसको ये बोलेंगे ना टोटल फाइनल मोमेंटम, मतलब दोनों का, फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकंड ऑब्जेक्ट दोनों का। और ये टोटल इनिशियल मोमेंटम। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? दोनों ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम निकालोगे दोनों का, है ना? और फिर फाइनल मोमेंटम निकालोगे दोनों का। दोनों ही क्या मिला हमको? इक्वल मिला, मतलब मोमेंटम क्या हुआ? कंजर्व हुआ। क्लियर है? वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफॉर्म हुआ और कुछ नहीं। आर्यन जो है बहुत स्पीड से आ रहा था, मान लो ये बहुत स्पीड से आ रहा है, m1 m2 को धक्का मारेगा तो इसकी स्पीड कौन पकड़ लेगा? m2। ये आया आर्यन, ये आर्यन जा रहा है मस्त, पीछे से नहीं आया, बूम एकदम फास्ट से भागेगा। कभी देखे हो ना एक्सीडेंट? ट्रक जो है, अगर आप कार से एक्सीडेंट होता है और ट्रक पीछे से अगर उसको क्या करती है? आपके एक्सीडेंट करती है। जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो कार आराम से जा रही है, पीछे ट्रक से स्पीड से आ गई, जैसे ही टक्कर मारी और स्पीड बढ़ जाती है उसकी, तो उसका मोमेंटम जो है किसने ले लिया? कार ने ले लिया। मोमेंटम जो है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इज इट क्लियर? यस सर। और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे तो आमने सामने एक दूसरे के, तो दोनों जीरो हो जाएगा। दोनों ही ऐसे फेंका जाएंगे, है ना? पर जिसका वेट, जिसका मास कम उसकी वेलोसिटी ज़्यादा, और जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी। क्लियर है? यस सर। नोट कर लीजिए, नोट इट डाउन फास्ट। हो गया? चलो, तो रिकॉइल ऑफ गन अभी बताया था। क्या बताया था? रिकॉइल ऑफ गन वो जर्क मारती है, मतलब गन जो है वो रिकॉइल करती है। गन जो है वो क्या होती है? रिकॉइल होती है। पीछे की साइड क्या करती है? रिएक्शन अप्लाई करती है ना, जर्क अप्लाई करती है। तो उसमें आपसे पूछा जाता है कि जब हम गन से क्या करते हैं? बुलेट फायर करते हैं, तो कितनी वेलोसिटी से, कितनी स्पीड से गन जो है पीछे की तरफ आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, जिसको हम क्या बोलेंगे? रिकॉइल वेलोसिटी गन। ऑफ गन। ठीक है, इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो ये किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। तो कंजर्व ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था? अभी हमने पढ़ा, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2। याद रखना है, टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल इनिशियल मोमेंटम। अब यहाँ पे मैं गन बनाता हूँ थोड़ी सी खराब वाली, हंसना नहीं रे, हंसते हो तुम लोग सर की ड्राइंग पे। कैसे नहीं बना सकते? ठीक है, ये ट्रिगर दबाऊंगा, अभी हनी उड़ाऊंगा, चिंता मत करो, जो भी बोल रहा है सब उड़ जाएगा। तो यहाँ पे ट्रिगर दबाएंगे हम लोग। ट्रिगर बोलते कि ट्रिगर बोलते? ट्रिगर को दबाएंगे तो क्या होगा? गन यहाँ से बुलेट निकलेगी, दिस इज योर बुलेट, ठीक है, और दिस इज गन। बुलेट की वेलोसिटी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी बताइए गन एंड बुलेट की? जीरो है कि नहीं? इनिशियल वेलोसिटी। गन पकड़ा हूं मैं हनी को फायर करने के लिए, ठीक है।
अभी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 कि हाथ में दौड़ रही है गन? दौड़ रही है क्या? रेस्ट पे है ना, तो हमेशा इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगी गन और बुलेट दोनों की। हाँ सर, कि बुलेट अंदर ही अंदर दौड़ रही है गन के अंदर? नहीं रेस्ट। रेस्ट पे है ना, पक्का ना? पता चला कुछ और सोच लिए। हाँ क्या? तभी तो वही तो पढ़ रहे हैं क्या यार? अभी स्टार्टिंग में रेस्ट पे है, वो क्लियर है ना? अंदर गोली घूम तो नहीं रही है ना? पक्का ना? आगे बढ़ूं तो दोनों की इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है। ठीक है, जैसे ही मैंने ट्रिगर दबाया हनी उड़ा। उड़ा कि नहीं हनी? नहीं उड़ा क्या अभी तक? ये बैठा ही उड़ा क्या अभी इसको? तो इसकी क्या हो जाएगी? फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं हम इस स्मॉल v, और इसकी फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं कितनी? कैपिटल v। इसका मास मान लेते हैं कैपिटल M, इसका मास मान लेते हैं स्मॉल m। फॉर्मूले में पुट करो m1। अच्छा, इसको मैं फर्स्ट और इसको सेकंड ऑब्जेक्ट मान लो। गन फर्स्ट है, m1 की वैल्यू कितनी है? m। v1 की वैल्यू कितनी है? v। m2 की वैल्यू कितनी है? m। v2 की वैल्यू कितनी है? v। m1 की वैल्यू m, u1 की वैल्यू 0, m2 की वैल्यू m, u2 की वैल्यू 0। ये पूरा टर्म 0 हो गया। मतलब हमको क्या मिला? mv प्लस m स्मॉल v इज इक्वल टू 0। हमको क्या फाइंड आउट करना है? रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। मतलब जब गन रिकॉइल करती है तब कितनी वेलोसिटी से पीछे की तरफ आती है ना? कितनी वेलोसिटी से रिकॉइल करती है। तो यही है आपकी गन की वेलोसिटी। मतलब कैपिटल V की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको उधर ट्रांसपोज करेंगे, माइनस mv हो जाएगा। m को ट्रांसपोज करिए, कितना आएगा? अब ये फॉर्मूला होता है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन का, जिसको लर्न कभी नहीं करना। डोंट लर्न इट। रटुटोता नहीं बनना है, हमको कॉन्सेप्ट लगाना है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कॉन्सेप्ट लगाना है। ये याद रखिए, टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल इनिशियल मोमेंटम। ये इसलिए बताया गया है, मान लो आपको डिराइव करने को आ गया तो आपको ये डेरिवेशन आना चाहिए, बट इसको आप अप्लाई कभी नहीं करेंगे, क्योंकि 10 फॉर्मूला हम नहीं लर्न कर सकते ना। कर सकते हो तो कर लेना, अच्छी बात है, पर मेरे हिसाब से तो लर्न ना करो, ज़्यादा अच्छा है, कॉन्सेप्ट समझो। ठीक है, फटाक से नोट करिए, फिर क्वेश्चन लिखिए। राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन। अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम। राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन ऑल ऑफ यू। अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम is fired from a gun of mass 6 kg with a velocity of 300 meter per second. Calculate the recoil velocity of the gun, meter per second. Calculate the recoil velocity of gun. फटाक से सॉल्व कीजिए, सटाक से आंसर बताइए और ठटाक से घर भागिए, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। Write down the given, dear. First of all, write down the given. Recoil velocity of the gun. Recoil velocity of the gun. मास ऑफ बुलेट स्मॉल m से लिख दूं? कितना है? 10 ग्राम। केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मच केजी? 1/1000 केजी। तो केजी में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट, गन का मास कितना दिया हुआ है? 6 kg। नेक्स्ट,
बुलेट की वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकेंड. रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन फाइंड आउट करना है. नो नीड टू लर्न दिस फॉर्मूला. You have to learn only m1 v1 plus m2 v2 is equal to m1 u1 plus m2 u2. Total final momentum is equal to total initial momentum, that is conservation of momentum. हमको पता है इनिशियल वेलोसिटी जो है दोनों की क्या होती है, जीरो होती है. तो यहाँ पे u1 और u2 इसकी वैल्यू क्या लिख दो, जीरो लिख दो. मतलब ये पूरा टर्म क्या हो गया, जीरो. m1 मतलब गन, कैपिटल M है ना. 6 पुट कर दो. v1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है v. m2 की वैल्यू कितनी है, 10/1000 इंटू v2 की वैल्यू कितनी है, 300 इज इक्वल टू 0. ठीक है, इज इक्वल टू 0. v 6v इज इक्वल, अच्छा यहाँ पे 0 0 0 0 0 0 सब कट गया. +3 बचा, +3 उधर जाके -3. v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3/6. दैट मीन्स 1/2, दैट मीन्स 0.5. अब वेलोसिटी जो है नेगेटिव आ रही है. ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिव क्यों आ रही है, क्योंकि गन ऑपोजिट डायरेक्शन में रिकॉइल करता है. तो ऑलवेज नेगेटिव आनी चाहिए रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन. इज इट क्लियर? Yes, sir. Write down the next questions. Write down first question. Just second. Second question. Next बनाओ आप. क्वेश्चन लिखिए पहले फटाफट. द कार A of mass 1500 kg. The car A of mass 1500 kg traveling at 25 meter per second, traveling at 25 meter per second, collides with another car B, capital A and capital B लिखना है, of mass, another car B of mass 1000 kg traveling at, another car B of mass 1000 kg traveling at 15 मीटर पर सेकेंड. देवांशी से देख के लिख लो बेटा, नहीं बन रहा तो. 15 मीटर पर सेकेंड in the same direction, after collision in the same direction, after collision the velocity of car A becomes 20 meter per second. After collision the velocity of car A becomes 20 meter per second. Calculate the velocity of car B after the collision. Calculate the velocity of car B after the collision. Write down next question. A bullet of mass 10 gram, a bullet of mass 10 gram moving with the velocity of 400 meter per second gets embedded meter per second gets embedded 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 in a freely suspended wooden block of mass 900 gram. What is the velocity acquired by the block? What is the velocity acquired by the block?
acquired by the block. Solve the questions with write down given. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन गिवन बताइए. सर M1 is equal to 15,000 kg. M1 is equal to 15,000 kg. M2 1000 kg. M2 1000 kg. V1 20 meter per second. V1 20 मीटर पर सेकेंड. V2 find out करना. V2 फाइंड आउट करना है. कोलिजन वाला केस है. कोलिजन वाले केस में क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है. मोमेंटम को कंजर्व करवा दीजिए. मतलब M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M1 U1 प्लस M2 U2. यहाँ पे U1 U2 की वैल्यू तो बताया नहीं भैया तुमने. है सर. तो बताया क्यों नहीं? सर U1 की 25 मीटर पर सेकंड. U1 25 मीटर पर सेकंड. 25 मीटर पर सेकेंड एंड U2 15 मीटर पर सेकंड. 15 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. वैल्यूज पुट कीजिए और सॉल्व कीजिए. इतना टाइम क्यों लग रहा है? इतना इजी तो है. कैलकुलेशन. वाह. अभी मैं करके बताता हूँ कैलकुलेशन. V2 की वैल्यू कितनी है? फाइंड आउट करनी है. M1 की वैल्यू 15,000. U1 की वैल्यू कितनी है? 25 प्लस M2 की वैल्यू 1000 और इंटू U2 की वैल्यू कितनी है? 15. अब देखो इसको सॉल्व करने का इजीली तरीका देखो. दोनों में से देखो 1000 कॉमन ले सकते इधर. 20 इंटू 15 कितना होगा? 30,000. 3000 मेरे भाई. 30,000 सर. अरे मैं 1000 कॉमन ले लिया हूँ अच्छा. और 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो जो 30,000 होगा. 20 से कर रहे हो. ले मल्टीप्लाई भी गलत किए हैं. 20 इंटू 15,000 3 लाख होता है. क्या होगा इस देश का रे? $300 होना चाहिए ना. सॉरी माय मिस्टेक. 300 है ना. तो यहाँ पे क्या करेंगे? 1000 निकालिए. यहाँ पे क्या बचा? V2 इज इक्वल टू, यहाँ से भी 1000 कॉमन निकाल लीजिए. 25 15 जा कितना होता है? 250 या 25 5 जा 125. 250 275 375. 375 प्लस यहाँ से 15. 1000 कैंसल आउट. 300 प्लस V2 इज इक्वल टू ये कितना होगा? 380. 300 उधर जाके माइनस हो जाएगा. कितना आ जाएगा? 80 मीटर पर सेकेंड. यू गॉट द आंसर. क्यों मल्टीप्लाई करके अपना कॉम्प्लेक्शन बढ़ा रहे हो? सर ये 390 होगा. सर 375 प्लस 2. क्या होगा इस देश का? इतनी गलतियां करोगे तो क्या होगा इस देश का जब हम ही गलती करेंगे? अभी देखो धड़ाधड़ कैसे कमेंट आते हैं यूट्यूब में. ठीक है. V2 की वैल्यू समझ में आई? देखो ये स्टेप नहीं करते तब भी आप कर सकते थे. यहाँ पे देखो दोनों में से. चलो छोड़ो आप लोग ऐसे ही करो फिर कंफ्यूज हो जाओगे. 1000 हमको दिख रहा था. सारे स्टेप में से कॉमन निकल जा रहा था तो कैंसल आउट कर देते डायरेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन बताइए. सर अ बुलेट ऑफ मास कितना गिवन है बुलेट का? 10 ग्राम. 10 ग्राम. मतलब 1 by लुक एट ओवर हियर ऑल ऑफ यू. 1/100 kg. लुक एट हियर ऑल ऑफ यू. 1/100. 10/1000 kg. ठीक है. और क्या गिवन है? 900 ग्राम. M2. सर गन देखो क्वेश्चन क्या है पहले समझो. ये बुलेट आपने रिलीज की. ठीक है. बुलेट की वेलोसिटी मास कितना दिया हुआ है? 10 ग्राम. ठीक है. कहाँ पे जाके वो एम्बिडेड हो रहा है? एम्बिडेड होना मतलब टकराना. धंसना. टकराना नहीं, उसके अंदर धंसना. अब ये जो है ये फ्रीली है. ये जो ब्लॉक है इसका मास कितना है? 900 ग्राम. फ्रीली है. अब इसमें एम्बेडेड होगा. फ्रीली मतलब ये क्या होगा? लटकेगा है ना. तो ये इधर जाएगा मतलब इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ जाएगी. तब इसकी वेलोसिटी पूछा है कितनी होगी. अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी? 0. ठीक है.
और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, ठीक है। इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है 400 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 400 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नो सॉरी, और आगे और क्या गिवन है बच, लगा दीजिए m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ऐसा भी लिख सकते हैं हम, या लिख देता हूँ, ठीक है। टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल इनिशियल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम भी लिख सकते हैं। अब लगा दीजिए इसका इनिशियल वेलोसिटी इसकी भी 0 है, उसकी भी 0 है, तो पूरा टर्म क्या हो गया 0 हो गया। m1 किसको बुलेट ले लेते हैं 10/1000 kg, उसकी वेलोसिटी कितनी है 400, m2 कितना है 900/1000 kg इनटू उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखो 1/1000 कॉमन निकलेगा, वो 1000 दूर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, काट दूँ यस सर। क्योंकि उधर जाके 0 हो जाएगा। 400 इंटू 10 कितना हो गया 4000 प्लस 900v इज इक्वल टू 0, 900v इज इक्वल टू माइनस 4000, v इज इक्वल टू माइनस 4000 डिवाइडेड बाय 900 माइनस 40 बाय 9, 9 4 जा 36, सर और कितना बचा 6 अच्छा पॉइंट, कितने पर में जाएगा 60, 9 6 54, 9 6 54, 54, अगेन कितना बचा 6, फिर से 9 6 मतलब 4.66 चलता चला जाएगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 4.7 मीटर पर सेकेंड इज योर आंसर, जो कि नेगेटिव में आएगा। सर ये 1000 मल्टीप्लाई होंगे ना किधर जाके ये दोनों हाँ। डिनोमिनेटर में है। किसके साथ मल्टीप्लाई होंगे, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जब अकल बढ़ रही थी तब बाथरूम नहीं जाना चाहिए था, थोड़ी देर रोक के रखना चाहिए था, समझे। हाँ सर। यहाँ पे क्लियर बताया कि बेटा यहाँ से 1/1000 कॉमन निकल जाएगा, मत निकालो मेरे बहानुभाव लोग, फिर से सॉल्व कर देता हूँ तुम लोग के लिए। नहीं सर ठीक है सर। नहीं सर ठीक है। यहाँ पे ये 1 0 0 0 0 0 0 कट गया, 1 2 1 2 कट गया, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा 4 बचा, यहाँ पे क्या बचा 9/10 इंटू वी बचा इज इक्वल टू 0। अब 4 जो है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, -4, 10 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9v इज इक्वल टू -40, 9 डिवाइड हो जाएगा -40 बाय 9 मीटर पर सेकेंड इज योर आंसर, जिसको आप पॉइंट में लिखोगे कितना आ रहा था 4.7 मीटर पर सेकेंड। लो भैया ऐसे करो, इसके पहले वाले में वेलोसिटी कितनी आई थी, इसके पहले वाले में वेलोसिटी कितनी आई थी, अच्छा इधर लिखा हुआ है 90 मीटर पर सेकेंड, क्या रॉन्ग हो गया। सर ये 4.44 आ रहा है। 4.44 आ रहा है ना, हाँ। लिख दो। हाँ 4 बच रहा था ना, मैं 6 बोल रहा था, रॉन्ग है, 4.44 ही आएगा वो। ये लेवल पे कुछ गड़बड़ हो गया, इधर में भी चेक करो क्या गड़बड़ हुई है। गुड इवनिंग, क्या गड़बड़ हुई है देखिए। सर ये 15,000 सर ये 1500 था, ये 1000 लिखवाया है मेरे को तो 1500 है, और ये 1000 है। ओहो गो, यहाँ पे कितना बचेगा 30 बचेगा, यहाँ से 1000 कॉमन लेंगे तो पूरा ही रॉन्ग करवा दिए यार तुम लोग। वैल्यूज गलत गलत बताओगे तो कैसे होगा। बता दिया करना।
चलो इधर करो। 215 जा कितना होता है 30, कितने ज़ीरो 30,000 प्लस 1000 V2 इज इक्वल टू 25। 15 जा कितना आ रहा था 375 00 15,000, ठीक है 15,000 और इसमें ऐड करेंगे कितना आएगा 390 आएगा ना। 375 में 15 ऐड कर रहे थे, कितना आ रहा था, एक मिनट 390 नहीं आएगा, 0 0 5 7 + 5 12 1 कैरी 3 + 1 4 + 1 5 525 माइनस ये इधर आके माइनस हो जाएगा 30,000 माइनस करोगे कितना आएगा 22500, ठीक है 1000 से डिवाइड कर दो कितना आएगा 22.5 मीटर पर सेकेंड। अब आंसर सही है, गलत करवा देते हो तुम लोग। चलिए इतने क्वेश्चंस आपको करवाया हूँ मैं, और क्वेश्चंस करके आना है, जो भी डाउट होगा बताएंगे आप लोग, ठीक है। टुमारो इज टेस्ट, सो बी रेडी। बाय बाय।